प्रश्न 72। हिंदी नई चाल में ढली 1873 पर टिप्पणी कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा उद्घोषित ये पंक्ति आधुनिक हिंदी गद्य के इतिहास का वो निर्णायक बिंदु है जिसने ब्रजभाषा के वर्चस्व को चुनौती देकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। गद्य का विकास और मानक रूप 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन के प्रकाशन के साथ ही हिंदी गद्य को एक व्यवस्थित, सरल और मानक स्वरूप प्राप्त हुआ जो जन सामान्य के बहुत अधिक निकट था। हिंदी नई चाल में ढली, यही भारतेंदु की पहचान। भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। इस घोषणा ने साहित्य को पांडित्यपूर्ण और क्लिष्ट भाषा से मुक्त कर उसे व्यावहारिक बनाया, जिससे खड़ी बोली आगे चलकर हिंदी की सर्वमान्य और राष्ट्रभाषा के रूप में उभरी। खड़ी बोली के विकास का यही प्रथम सोपान था। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। पत्रकारिता का नवजागरण। ये परिवर्तन केवल भाषा का नहीं था, बल्कि पत्रकारिता के माध्यम से वैचारिक क्रांति का भी था, जिसने समाचार पत्रों को समाज सुधार का एक सशक्त अस्त्र बना दिया। पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। साहित्य और लोक जीवन का मेल। भाषा के इस परिवर्तन ने साहित्य को दरबारी संकीर्णता से निकालकर लोक जीवन के व्यापक धरातल पर लाकर खड़ा किया, जिससे साहित्यकार समाज की समस्याओं को लिख सके। साहित्य का दर्पण ही समाज की दशा बताती है। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। बौद्धिक और सामाजिक चेतना। नई चाल का अर्थ केवल शैली परिवर्तन नहीं था, बल्कि तर्क, विज्ञान और नवीन विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए भाषा को लचीला और सक्षम बनाना इस युग का लक्ष्य था। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नामकरण और ऐतिहासिकता। ये टिप्पणी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के आगमन की घोषणा है, जिसने पुरानी साहित्यिक परिपाटी को बदलकर भविष्य की आधुनिक और लोकतांत्रिक हिंदी के मार्ग को प्रशस्त किया। नई दृष्टि के साथ नई भाषा का जन्म हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्षतः हिंदी नई चाल में ढली आधुनिक हिंदी की वह धुरी है जिसने ब्रज की मधुरता को गद्य की व्यावहारिकता से जोड़कर साहित्य को युगधर्म के अनुरूप बनाया। प्रश्न 73। नवजागरण से आप क्या समझते हैं? यह पुनरुत्थान और पुनर्जागरण से कैसे भिन्न है? भारतेंदु युगीन साहित्य किन अर्थों में नवजागरण का साहित्य है, विवेचना कीजिए। नवजागरण एक ऐसी बौद्धिक और सामाजिक चेतना है जो समाज में व्याप्त रूढ़ियों, दास्ता और जड़ता को तोड़कर तर्क, विज्ञान और मानवीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करती है। नवजागरण का अर्थ। नवजागरण का अर्थ केवल बीते हुए गौरव का स्मरण करना नहीं, बल्कि नवीन युगबोध के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचे में सुधार की प्रक्रिया को अपनाना है। सोए हुए समाज को जगाना नवजागरण का प्रथम लक्ष्य है। भारतीय नवजागरण, रामविलास शर्मा। पुनरुत्थान और पुनर्जागरण से भिन्नता। पुनरुत्थान जहां बीते युग की परंपराओं को ज्यों का त्यों पुनर्जीवित करने का प्रयास है, वहीं पुनर्जागरण में अतीत के गौरव के साथ वर्तमान की तार्किकता का समन्वय है। पुनरुत्थान अतीतमुखी है, जबकि पुनर्जागरण भविष्योन्मुखी। आधुनिकता का बोध, नामवर सिंह। भारतेंदु युग में नवजागरण। भारतेंदु युगीन साहित्य पूर्णतः नवजागरण का साहित्य है, क्योंकि इसने पहली बार हिंदी कविता को दरबारी विलासिता से हटाकर आम जनता के दुखों और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा। सब मिली कै भारत का मंगल गावहु, कछु न डरत न सकुचावहु। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सामाजिक कुरीतियों का विरोध। इस काल के लेखकों ने अंधविश्वास, जाति पाति और सामाजिक बंधनों का तार्किक विरोध किया, जो इस बात का प्रमाण है कि साहित्य का उद्देश्य अब समाज सुधार और प्रगति था। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रवाद और भाषा चेतना। निज भाषा की उन्नति को सभी उन्नतियों का मूल मानकर भारतेंदु ने भाषा को राष्ट्रीय एकता का आधार बनाया, जो नवजागरण की सबसे बड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धि सिद्ध हुई। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। निज भाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तार्किकता और आधुनिकता। इस साहित्य में पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान और लोकतांत्रिक विचारों का स्वागत किया गया, जिससे ये काल एक आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न नवजागरण का प्रतीक बन गया। नई चाल में ढली हिंदी नई दृष्टि का है परिणाम। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्षतः भारतेंदु युगीन साहित्य ने अतीत के गौरव और वर्तमान की तार्किकता को जोड़कर एक ऐसा नवजागरण प्रस्तुत किया, जिसने हिंदी साहित्य को आधुनिक युग की दहलीज पर खड़ा कर दिया। प्रश्न 74। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतेंदु युगीन साहित्य में आधुनिकता और मध्यकालीनता का द्वंद्व हर स्तर पर दिखाई देता है? चर्चा कीजिए। भारतेंदु युग एक संक्रांतिकालीन दौर है, जहां एक ओर परंपरा की जड़ें गहरी हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक चेतना का उदय साहित्य को नई दिशा दे रहा है। मध्यकालीन भक्ति और श्रृंगार।
इस युग के साहित्य में अभी भी राधा कृष्ण की भक्ति और श्रृंगारिक वर्णन की मध्यकालीन धारा अविरल बह रही थी, जो परंपरा के प्रति कवियों के मोह को दर्शाती है। प्रेम माधुरी में है छिपा प्रेम का अनुपम अर्थ। प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिकता और राष्ट्रीय चेतना। इसके साथ ही राष्ट्र प्रेम, देश की दुर्दशा और सामाजिक सुधार जैसे आधुनिक विषयों का समावेश ये सिद्ध करता है कि साहित्यकार अपनी मध्यकालीन जड़ों से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे। सब मिली कै भारत का मंगल गावहु, कछु न डरत न सकुचावहु। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषाई द्वंद्व का स्वरूप। कवि गद्य के लिए खड़ी बोली का समर्थन कर आधुनिकता अपना रहे थे, परंतु कविता में अभी भी ब्रजभाषा का मोह बना हुआ था, जो परंपरा और नवीनता का स्पष्ट द्वंद्व है। हिंदी नई चाल में ढली, यही भारतेंदु की पहचान। भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सामाजिक कुरीतियों का संघर्ष। साहित्यकार एक तरफ समाज की प्राचीन कुरीतियों को धर्म के नाम पर बचाने की दुविधा में थे, तो दूसरी तरफ तार्किकता के आधार पर उनका खंडन भी कर रहे थे। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बौद्धिक और भावनात्मक द्वंद्व। लेखकों के मन में एक ओर सामंती परिवेश के प्रति प्रेम था, तो दूसरी ओर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण उपजी राजनीतिक हताशा और प्रगतिशीलता का द्वंद्व सदैव सक्रिय था। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। निज भाषा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निष्कर्ष का आधार। ये द्वंद्व ही इस युग की जीवंतता है, क्योंकि परंपरा की सुरक्षा और आधुनिकता के ग्रहण का ये संक्रमण काल ही हिंदी साहित्य के विकास का वास्तविक आधार बनकर उभरा। परंपरा और आधुनिकता का संगम ही इस युग का श्रेष्ठ सत्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्षतः भारतेंदु युगीन साहित्य में आधुनिकता और मध्यकालीनता का द्वंद्व केवल एक सीमा नहीं, बल्कि वह वैचारिक मंथन है जिसने आधुनिक हिंदी साहित्य के सृजन का मार्ग प्रशस्त किया। प्रश्न 75। भारतेंदु युग और भाषाई द्वंद्व पर चर्चा कीजिए। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का वो महत्वपूर्ण संक्रमण काल है जहां गद्य और पद्य की भाषा को लेकर एक तीव्र वैचारिक संघर्ष और भाषाई द्वंद्व विद्यमान था। गद्य और पद्य का अंतर। इस युग की मुख्य विशेषता ये थी कि साहित्यकार गद्य के लिए तो खड़ी बोली को अपना रहे थे, परंतु कविता के लिए अभी भी ब्रजभाषा को ही श्रेष्ठ मानते थे। गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रजभाषा, यही इस युग का भाषाई सत्य था। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। ब्रजभाषा का चिरस्थायी मोह। कवियों को ब्रजभाषा की कोमलता और संगीतात्मकता का इतना अधिक मोह था कि वे खड़ी बोली को कविता के लिए अपरिष्कृत और नीरस मानते हुए उसे अपनाने से हिचकिचाते थे। ब्रजभाषा को रूप संवारी, किन्हो काव्य सुजान। काव्य निर्णय, भिखारी दास। खड़ी बोली की अनिवार्यता। भारतेंदु और उनके मंडल ने यह स्पष्ट अनुभव किया कि आधुनिक युग की जटिलताओं, सामाजिक चेतना और तार्किकता को व्यक्त करने के लिए केवल खड़ी बोली ही एकमात्र समर्थ भाषा है। हिंदी नई चाल में ढली, यही भारतेंदु की पहचान। भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषाई द्वंद्व और सृजनशीलता। ये द्वंद्व केवल बाधा नहीं था, बल्कि इसने लेखकों को अपनी भाषा को और अधिक समृद्ध, लचीला और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे हिंदी गद्य का स्वरूप निखरा। भाषा का ये संघर्ष ही आधुनिक हिंदी के निर्माण की नींव है। हिंदी साहित्य का विकास, श्याम सुंदर दास। जनसंपर्क का माध्यम। द्वंद्व का समाधान तब निकला जब साहित्यकारों ने महसूस किया कि यदि साहित्य को जन जन तक पहुंचाना है तो उसे बोलचाल की भाषा के करीब लाना अनिवार्य है। लोक भाषा की शक्ति ही साहित्य को अमर बनाती है। साहित्य के पन्ने, बालकृष्ण भट्ट। द्वंद्व का अंतिम परिणाम। इस भाषाई द्वंद्व का अंत 20वीं सदी के प्रारंभ में खड़ी बोली की विजय के साथ हुआ, जिसने कविता और गद्य दोनों के लिए एक समान और मानक भाषा का मार्ग प्रशस्त किया। खड़ी बोली के विकास का यही अंतिम पड़ाव था। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्षतः भारतेंदु युग का भाषाई द्वंद्व वास्तव में आधुनिकता की ओर हिंदी की एक आवश्यक यात्रा थी, जिसने पुरानी परिपाटी को त्याग कर नई और व्यापक भाषा चेतना को जन्म दिया। प्रश्न 76। द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का वह सुधारवादी काल है जिसने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में भाषा के परिष्कार, व्याकरणिक शुद्धता और आदर्शवाद को सर्वोपरि स्थान दिया। भाषा का संस्कार और परिष्कार। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण को व्यवस्थित किया और उसे साहित्यिक भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित किया। सरस्वती का संपादक, भाषा का अनुशासन लाया। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। आदर्शवाद और नैतिकता। इस युग का साहित्य जीवन के प्रति एक सकारात्मक और नैतिक दृष्टिकोण अपनाता है, जहां आदर्शवाद की प्रधानता है और अनैतिकता के स्थान पर मर्यादित जीवन का चित्रण है।
आदर्श ही मानव जीवन का सबसे बड़ा संबल है। माइनस प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता। इस काल की कविता में कल्पना की उड़ान के बजाय घटनाओं और तथ्यों का वर्णन अधिक है, जिसे आलोचकों ने इतिवृत्तात्मकता कहा है, जो यहाँ की मुख्य पहचान है। कथा कथन और घटनाओं का सीधा सपाट ही वर्णन है। माइनस हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। राष्ट्रीयता और देश प्रेम। द्विवेदी युगीन कवियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए जन जागरण का कार्य किया और राष्ट्रवाद को एक नई वैचारिक गरिमा के साथ साहित्य का प्रमुख विषय बनाया। देशभक्ति के गीत गाकर सोई चेतना जगाई। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। उपदेशात्मकता और समाज सुधार। साहित्य का मुख्य उद्देश्य समाज को शिक्षित और सभ्य बनाना था, इसलिए कवियों ने उपदेशात्मक शैली अपनाई ताकि पाठक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें। साहित्य का लक्ष्य है केवल समाज का उत्थान करना। माइनस सरस्वती संपादकीय महावीर प्रसाद द्विवेदी। विविध काव्य रूपों का प्रयोग। इस युग में प्रबंध काव्यों के साथ साथ मुक्तक काव्य का भी विकास हुआ, जहां पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत कर उन्हें नया और प्रासंगिक अर्थ दिया गया। पौराणिक कथाओं को आज आधुनिक दृष्टि से देखा। माइनस साकेत मैथिली शरण गुप्त। निष्कर्षतः द्विवेदी युग ने हिंदी साहित्य को भाषा की शुद्धता और वैचारिक गंभीरता प्रदान की, जिसने आगे चलकर छायावादी कविता के लिए उर्वर भूमि का निर्माण किया। प्रश्न 77। द्विवेदी युगीन साहित्य और नवजागरण पर चर्चा कीजिए। द्विवेदी युग ने भारतेंदु युगीन नवजागरण की बिखरी हुई चेतना को व्यवस्थित कर उसे भाषा की शुद्धि, राष्ट्रवाद और तर्कपूर्ण आदर्शवाद के धरातल पर प्रतिष्ठित किया। भाषा का परिष्कार और नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा को व्याकरणिक अनुशासन देकर उसे जनसंवाद का सक्षम माध्यम बनाया, जो नवजागरण की सबसे बड़ी भाषाई उपलब्धि थी। सरस्वती का संपादक भाषा का अनुशासन लाया। माइनस हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। राष्ट्रीयता का उदात्त स्वरूप। इस काल में राष्ट्रीयता का भाव भारतेंदु युग की तुलना में अधिक गंभीर और विचारशील हुआ, जहां देशप्रेम केवल एक भावना न रहकर एक राष्ट्रीय दायित्व बन गया। देशभक्ति के गीत गाकर सोई चेतना जगाई। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। तार्किकता और आदर्शवाद का समन्वय। द्विवेदी युग ने मध्यकालीन रूढ़ियों को तार्किक आधार पर चुनौती दी और जीवन को मर्यादा, नैतिकता व आदर्शों के ढांचे में ढालने का प्रयास किया, जो नवजागरण का मुख्य पक्ष है। आदर्श ही मानव जीवन का सबसे बड़ा संबल है। माइनस प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पौराणिक पात्रों का आधुनिक पुनर्निर्माण। कवियों ने पौराणिक कथाओं के पात्रों को आधुनिक दृष्टिकोण से व्याख्यायित कर उन्हें वर्तमान सामाजिक समस्याओं के समाधान का प्रतीक बनाया, जो उनकी नवजागरणवादी सोच का प्रमाण है। पौराणिक कथाओं को आज आधुनिक दृष्टि से देखा। माइनस साकेत मैथिली शरण गुप्त। सामाजिक सुधार और स्त्री चेतना। इस युग के साहित्य में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और जातिवाद के प्रति तीव्र स्वर मुखर हुए, जिसने समाज को पुरानी जड़ता से निकालकर विकास की ओर अग्रसर करने में मदद की। साहित्य का लक्ष्य है केवल समाज का उत्थान करना। माइनस सरस्वती संपादकीय महावीर प्रसाद द्विवेदी। वैज्ञानिक और नैतिक दृष्टिकोण। द्विवेदी युग ने केवल भावुकता के स्थान पर बुद्धिवादी और वैज्ञानिक चेतना को प्राथमिकता दी, जिसने साहित्य को आधुनिक युग के अनुरूप एक बौद्धिक पहचान प्रदान की। ज्ञान और विज्ञान का संगम ही नवजागरण का है आधार। माइनस हिंदी साहित्य का विकास। श्याम सुंदर दास। निष्कर्षतः द्विवेदी युगीन साहित्य ने नवजागरण को भाषाई अनुशासन और वैचारिक परिपक्वता देकर उसे एक ऐसा ठोस धरातल प्रदान किया, जिस पर आधुनिक हिंदी का भविष्य टिका हुआ है। प्रश्न 78। द्विवेदी युगीन साहित्य में स्वच्छंदतावाद पर चर्चा कीजिए। द्विवेदी युग मुख्य रूप से इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक युग रहा है, किंतु इसी परिवेश में श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडेय जैसे कवियों ने स्वच्छंदतावाद का सूत्रपात किया। स्वच्छंदतावाद का उदय। इतिवृत्तात्मकता की सीमाओं और नियमों से ऊबकर कवियों ने अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की, जो स्वच्छंदतावाद की प्रथम सुगबुगाहट थी। प्रकृति के अंक में स्वच्छंद विचरण ही सुख का साधन है। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक। प्रकृति का मानवीकरण। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रकृति को केवल आलंबन न मानकर उसे चेतन और संवेदनशील माना, जहां प्रकृति के साथ कवि का सीधा और आत्मीय भावनात्मक संबंध स्थापित हुआ। मानवीय संवेदनाओं का प्रतिबिंब प्रकृति की गोद में मिलता है। माइनस वन विलाप श्रीधर पाठक। वैयक्तिक अनुभूतियों की प्रधानता। इस धारा के कवियों ने लोक मर्यादा के स्थान पर व्यक्तिगत सुख दुख, आशा निराशा और मन की कोमल भावनाओं को कविता का मुख्य आधार बनाया, जो परंपरा से भिन्न था। हृदय की मुक्त पुकार ही कविता की असली पहचान है। पूजा के फूल मुकुटधर पांडेय। कल्पना और कोमल कांत शब्दावली। कठोर भाषा और उपदेशों के विपरीत
इन कवियों ने कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग कर काव्य में एक संगीतमय मधुरता और कल्पना की उड़ान को विशेष प्राथमिकता प्रदान की। कल्पना के पंखों पर स्वच्छंद उड़ने का नाम ही कविता है। स्वच्छंदतावाद, मुकुटधर पांडेय। पाश्चात्य प्रभाव। द्विवेदी युग के इस स्वच्छंदतावाद पर अंग्रेजी रोमांटिक कवियों का प्रभाव स्पष्ट था, जिसने भारतीय कवियों को नियमबद्धता छोड़कर अपनी सृजन शक्ति को स्वतंत्र करने हेतु प्रेरित किया। पाश्चात्य रोमांटिक लहर का भारतीय साहित्य पर प्रभाव था। आधुनिक हिंदी साहित्य। रामस्वरूप चतुर्वेदी। छायावाद की पूर्व पीठिका। द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावाद ही आगे चलकर छायावाद की आधारशिला बना, जिसने हिंदी कविता को नियमों के घेरे से बाहर निकालकर सूक्ष्म और भावुक धरातल पर प्रतिष्ठित किया। स्वच्छंदता की यही धारा छायावाद का आधार बनी। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्षतः द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावाद ने इतिवृत्तात्मकता के अनुशासन के बीच विद्रोह का स्वर फूंककर हिंदी साहित्य को छायावाद की भावपूर्ण और कल्पनाशील समृद्धि की ओर अग्रसर किया। प्रश्न 79। द्विवेदी युगीन साहित्य में सुधारवादी आदर्शवादी स्वर पर चर्चा कीजिए। द्विवेदी युग का साहित्य समाज को शिक्षित और नैतिक रूप से उन्नत बनाने के संकल्प के साथ विकसित हुआ, जिसने सुधारवाद और आदर्शवाद को अपना मुख्य आधार बनाया। साहित्य का उपदेशात्मक स्वरूप। द्विवेदी युग में साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पाठक को समाज के प्रति उनके उत्तरदायित्वों का बोध कराना था। इसलिए उपदेशात्मक शैली को प्रमुखता मिली। साहित्य का लक्ष्य है केवल समाज का उत्थान करना। सरस्वती संपादकीय। महावीर प्रसाद द्विवेदी। सामाजिक सुधार का आग्रह। इस काल के रचनाकारों ने बाल विवाह, अशिक्षा और जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों का खंडन करते हुए तार्किक और आधुनिक समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया। समाज सुधार ही राष्ट्र निर्माण का प्रथम सोपान है। भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा। कवियों ने पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों को आदर्श चरित्रों के रूप में चित्रित किया, ताकि आम जनता उन महान मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रेरित हो सके। आदर्श ही मानव जीवन का सबसे बड़ा संबल है। प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध। नैतिक मूल्यों का विकास। इस काल का साहित्य मनुष्य को मर्यादित, चरित्रवान और कर्तव्यनिष्ठ बनाने का निरंतर प्रयास करता है, जहां अनैतिकता और विलास को सदैव तिरस्कृत किया गया है। चरित्र निर्माण ही सच्ची शिक्षा का मूल उद्देश्य है। साकेत। मैथिली शरण गुप्त। स्त्री शिक्षा और सुधार। द्विवेदी युग में नारी को समाज की धुरी माना गया, इसलिए लेखकों ने स्त्री शिक्षा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए अपनी रचनाओं में सशक्त वकालत की। नारी के उत्थान बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं। सरस्वती संपादकीय। महावीर प्रसाद द्विवेदी। राष्ट्रभक्ति का आदर्श स्वरूप। देशप्रेम को भी इस काल में एक ऊंचे आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया, जहां स्वार्थ का त्याग कर राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया। देशभक्ति के गीत गाकर सोई चेतना जगाई। भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त। निष्कर्षतः द्विवेदी युगीन, सुधारवादी और आदर्शवादी स्वर ने हिंदी साहित्य को एक दिशा निर्देशित और नैतिक धरातल प्रदान किया, जिसने समाज को पुरानी जड़ता से निकालकर आधुनिक प्रगतिशीलता की ओर प्रेरित किया। प्रश्न 80। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादन कला पर विचार कीजिए तथा हिंदी साहित्य में उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के वो युग प्रवर्तक व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने संपादन को केवल एक कार्य न मानकर उसे भाषा के परिष्कार और साहित्य के अनुशासन का सशक्त माध्यम बनाया। संपादन कला और अनुशासन। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन 1903-1920 के माध्यम से हिंदी भाषा के व्याकरणिक स्वरूप को सुधारा, वर्तनी की एकरूपता तय की और लेखकों की भाषा को अनुशासित किया। सरस्वती का संपादक भाषा का अनुशासन लाया। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। द्विवेदी जी का सबसे बड़ा योगदान गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृत कराना था। उन्होंने ब्रज भाषा के मोह को तोड़कर हिंदी को आधुनिक युग की मांगों के अनुरूप ढाला। खड़ी बोली को गद्य पद्य का माध्यम द्विवेदी जी ने बनाया। हिंदी साहित्य का विकास। श्याम सुंदर दास। लेखकों की नई पीढ़ी का निर्माण। उन्होंने केवल संपादन नहीं किया, बल्कि प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जैसे लेखकों को तैयार किया, जिन्होंने आगे चलकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। द्विवेदी जी ने लेखकों की एक पूरी पौध तैयार की। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। आदर्शवादी और उपदेशात्मक दृष्टिकोण। संपादन के दौरान उन्होंने साहित्य में नैतिकता, समाज सुधार और आदर्शवाद को प्रधानता दी, जिससे साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन से हटकर लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण की ओर मुड़ा। साहित्य का लक्ष्य है केवल समाज का उत्थान करना। सरस्वती संपादकी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। विविध विषयों का समावेश।
उन्होंने सरस्वती में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति और दर्शन जैसे विषयों पर लेख लिखवाकर हिंदी साहित्य का बौद्धिक धरातल व्यापक किया, जो पहले केवल श्रृंगारिक चित्रण तक सीमित था। ज्ञान और विज्ञान का संगम ही नवजागरण का है आधार। हिंदी साहित्य का विकास। श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य में भूमिका। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को मध्यकालीन जड़ता से निकालकर आधुनिक युग की तार्किकता, स्वच्छता और गंभीरता से जोड़ा। इसीलिए हिंदी साहित्य का ये काल द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के सच्चे कर्णधार थे। हिंदी साहित्य। नामवर सिंह। निष्कर्षतः आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की संपादन कला हिंदी साहित्य की वह आधारशिला है जिसने भाषा को मानकीकरण और साहित्य को वैचारिक परिपक्वता प्रदान कर उसे आधुनिक युग के योग्य बनाया। प्रश्न 81। द्विवेदी युगीन साहित्य में इतिवृत्तात्मकता, अभिधात्मकता और गद्यात्मकता पर विचार कीजिए। द्विवेदी युग 1900-1920 हिंदी साहित्य का वो काल है जिसने भावात्मकता और कल्पना के स्थान पर बुद्धिवाद, तर्क और अनुशासन को प्रधानता दी। इसी कारण इस युग के साहित्य में इतिवृत्तात्मकता, अभिधात्मकता और गद्यात्मकता के तत्व प्रमुखता से उभरकर आए। इतिवृत्तात्मकता। नैरेटिव क्वालिटी। द्विवेदी युगीन कविता की सबसे बड़ी विशेषता इतिवृत्तात्मकता है, जिसका अर्थ है कथा का वर्णन या घटनाओं का सीधा सपाट विवरण। इस काल के कवियों ने सूक्ष्म भावुकता के बजाय पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं का वस्तुनिष्ठ वर्णन किया। उदाहरण: मैथिली शरण गुप्त का साकेत या जयद्रथ वध इसी श्रेणी में आते हैं, जहां घटनाक्रम को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। प्रभाव: इससे कविता में कहानी जैसा प्रवाह तो आया, लेकिन भावुकता की गहनता कहीं कहीं कम हो गई। अभिधात्मकता। डिनोटेटिव लैंग्वेज। अभिधात्मकता का अर्थ है शब्दों का सीधा और मुख्य अर्थ ग्रहण करना। द्विवेदी युगीन साहित्य में लक्षणा और व्यंजना, जहां अर्थ गहरा और प्रतीकात्मक होता है, के स्थान पर अभिधा का प्रयोग अधिक हुआ। कवियों ने जो कहना था उसे सीधे और स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया। उद्देश्य: चूंकि द्विवेदी जी का लक्ष्य जनसामान्य को शिक्षित करना और समाज में सुधार लाना था, इसलिए क्लिष्टता के स्थान पर ऐसी भाषा को अपनाया गया जिसे हर पढ़ा लिखा व्यक्ति आसानी से समझ सके। उदाहरण: निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यहाँ बात एकदम सीधी और स्पष्ट कही गई है। गद्यात्मकता। प्रोज लाइक क्वालिटी। द्विवेदी युग में कविता के भीतर गद्य जैसा अनुशासन और तार्किकता आ गई थी। जब कविता में कथा वर्णन और सीधी भाषा, अभिधा का प्रयोग होता है तो वो स्वभावतः गद्यात्मक हो जाती है। इस काल में तुकबंदी और छंद तो थे, किंतु काव्य का मिजाज गद्य जैसा विचार प्रधान और बौद्धिक हो गया था। कारण: महावीर प्रसाद द्विवेदी का जोर भाषा के परिष्कार और व्याकरण पर था। उन्होंने कवियों को निर्देश दिया कि वे विषय की गंभीरता पर ध्यान दें। परिणाम स्वरूप कविता में वह लय कम हो गई जो छायावाद की विशेषता बनी। महत्व: गद्यात्मकता के कारण ही कविता में सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय विषयों को गहराई से उठाने में मदद मिली। निष्कर्ष: आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इस काल को इतिवृत्तात्मक कहा है। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि द्विवेदी युगीन साहित्य का यह रूप छायावाद की भावुकता और सूक्ष्मता के आगमन की पूर्व तैयारी था। यद्यपि इन तत्वों ने कविता की भावुकता को कम किया, लेकिन इसने भाषा को जो शुद्धता, स्पष्टता और व्यापकता प्रदान की, उसने हिंदी साहित्य को आधुनिक और सक्षम बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रश्न 82। मैथिली शरण गुप्त और उनकी कविता पर चर्चा कीजिए। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सबसे प्रभावशाली और प्रतिनिधि कवि थे, जिन्हें उनके राष्ट्रीय और सांस्कृतिक योगदान के कारण राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीयता और देश प्रेम। गुप्त जी की कविता का मुख्य स्वर राष्ट्रीयता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीयों में स्वाभिमान और देश के प्रति गौरव की भावना जगाई। देशभक्ति के गीत गाकर सोई चेतना जगाई। भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त। पौराणिक पात्रों का आधुनिक पुनर्निर्माण। उनकी सबसे बड़ी विशेषता पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ में ढालना था। साकेत और यशोधरा जैसे महाकाव्यों के माध्यम से उन्होंने उपेक्षित नारी पात्रों को केंद्र में लाकर उन्हें एक नई गरिमा प्रदान की। पौराणिक कथाओं को आज आधुनिक दृष्टि से देखा। साकेत। मैथिली शरण गुप्त। भाषा और शिल्प। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों के अनन्य अनुयायी थे। उनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता का सुंदर समन्वय मिलता है। भाषा का अनुशासन ही गुप्त जी की काव्य कला है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। नारी चेतना का स्वर। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में स्त्री के दुख और संघर्ष को सहानुभूति के साथ व्यक्त किया। यशोधरा में गौतम बुद्ध के गृहत्याग के बाद यशोधरा की पीड़ा को उन्होंने मार्मिक रूप से चित्रित किया। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा। मैथिली शरण गुप्त।
गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव। उनकी रचनाओं में अहिंसा, सत्य, करुणा और सेवा जैसे गांधीवादी मूल्यों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है, जो उनके साहित्य को मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। मानवता का उत्थान ही साहित्य का सच्चा उद्देश्य है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। इतिवृत्तात्मकता और नैतिकता। उनकी कविताएं इतिवृत्तात्मक हैं, जहां घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। उन्होंने जीवन को नैतिक धरातल पर जीने का संदेश दिया, जो तत्कालीन समाज के लिए अत्यंत आवश्यक था। आदर्श ही मानव जीवन का सबसे बड़ा संबल है। प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। निष्कर्षतः मैथिली शरण गुप्त का साहित्य राष्ट्रीय नवजागरण का वह गौरवशाली दस्तावेज है, जिसने भाषा, संस्कृति और मानवीय मूल्यों को जोड़कर हिंदी काव्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की। प्रश्न 83। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में स्त्री चेतना पर विचार कीजिए। मैथिली शरण गुप्त का साहित्य भारतीय नारी की उपेक्षित व्यथा को स्वर देने और उन्हें गरिमामयी स्थान दिलाने का एक क्रांतिकारी प्रयास है। उनके काव्य में स्त्री केवल भोग्या या आश्रिता नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और शक्ति का प्रतीक है। उपेक्षित नारी पात्रों की पुनर्व्याख्या। गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला और यशोधरा में यशोधरा जैसे उन पात्रों को मुख्य केंद्र बनाया जिन्हें परंपरा ने गौण माना था। उन्होंने दिखाया कि नायक के त्याग से कहीं बड़ा उन नारियों का मौन त्याग था जो पीछे छूट गई थीं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। उर्मिला का विरह और गरिमा। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का चित्रण विश्व साहित्य की अद्भुत निधि है। यहाँ उर्मिला केवल विरहिणी नहीं, बल्कि एक ऐसी संयमी स्त्री है जो अपने प्रिय के कर्तव्य में बाधक नहीं बनती। सखी, वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। साकेत मैथिली शरण गुप्त। नारी का त्याग और तपस्या। गुप्त जी की स्त्री चेतना में नारी को शक्ति के रूप में देखा गया है। वे नारी को केवल घर तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे उच्च मानवीय मूल्यों और आदर्शों की रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। नारी के उत्थान बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं। साकेत मैथिली शरण गुप्त। सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण। उनके साहित्य में स्त्री के प्रति जो सहानुभूति है, वह नवजागरण का ही परिणाम है। उन्होंने स्त्री शिक्षा और उनके स्वाभिमान की बात करते हुए तत्कालीन समाज की रूढ़िवादी सोच पर प्रहार किया। मानवता की पूर्णता ही नारी की स्वतंत्रता है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा का स्वाभिमान। यशोधरा में जब बुद्ध गृहत्याग कर चले जाते हैं, तो यशोधरा का आक्रोश और स्वाभिमान अद्भुत है। वह कहती है कि प्रिय बिना कहे चले गए। यह उनके प्रति उसके प्रेम का अपमान है, और वह इस दुख को भी साहस के साथ स्वीकार करती है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात है, पर चोरी चोरी गए, ये बड़ी घात है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त। आदर्शवाद का समावेश। यद्यपि गुप्त जी का दृष्टिकोण सुधारवादी है, किंतु वे भारतीय संस्कृति के मर्यादित आदर्शों के भीतर ही नारी की मुक्ति और अधिकार की बात करते हैं, जिससे उनकी स्त्री चेतना अत्यंत संतुलित बनी रहती है। मर्यादा और त्याग ही नारी की असली शक्ति है। साकेत मैथिली शरण गुप्त। निष्कर्षतः मैथिली शरण गुप्त ने अपने साहित्य के माध्यम से हिंदी काव्य में स्त्री को सबल के रूप में स्थापित किया। उन्होंने नारी की भावनाओं को वो स्थान दिया जिसका वे युगों से अभाव झेल रही थीं, जिससे उनकी स्त्री चेतना आधुनिक भारतीय साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 84। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कीजिए। छायावाद हिंदी कविता के आधुनिक काल का वो स्वर्णिम युग है, जिसने द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता को नकार कर व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियों, कल्पना और प्रकृति के सौंदर्य को कविता का केंद्र बनाया। आत्म अभिव्यक्ति सब्जेक्टिविटी। छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता व्यक्तिनिष्ठता है। इसमें कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों, सुख दुख और स्वप्नों को ही कविता का विषय बनाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा। प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों ने प्रकृति को केवल आलंबन के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतन, संवेदनशील और प्रेमी के रूप में देखा। प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोप करना, मानवीकरण, इस युग की बड़ी उपलब्धि है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। जयशंकर प्रसाद। सौंदर्य बोध और प्रेम भावना। छायावादी साहित्य में सौंदर्य और प्रेम का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक है। यहाँ प्रेम केवल दैहिक नहीं, बल्कि वो एक उदात्त और आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। प्रेम का ये रूप जीवन की सात्विकता का प्रतीक है। छायावाद नामवर सिंह। कल्पना की प्रधानता। इतिवृत्तात्मकता के विपरीत छायावाद में कल्पना की उड़ान प्रमुख है। कवि वास्तविक जगत से दूर एक ऐसे काल्पनिक संसार की रचना करता है जहां भावनाएं स्वच्छंद विचरण करती हैं। कल्पना के पंखों पर उड़ती कविता की मधुर लहर। आधुनिक हिंदी साहित्य
रामस्वरूप चतुर्वेदी। रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म। छायावाद में परमात्मा के प्रति एक जिज्ञासा और उनके साथ आत्मा के मिलन की तड़प दिखाई देती है। इसे रहस्यवाद कहा गया, जहां कवि अज्ञात प्रियतम को पाने के लिए निरंतर लालायित रहता है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और पथ में। प्रसाद। भाषा और शिल्प में नवीनता। इस युग ने खड़ी बोली हिंदी को लाक्षणिक, प्रतीकात्मक और कोमलकांत शब्दावली से समृद्ध किया। भाषा में संगीत और चित्रमयता का ऐसा समावेश हुआ कि कविता जीवंत प्रतीत होने लगी। हिंदी कविता का यह सबसे अधिक कोमल और भावात्मक रूप था। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्षतः छायावाद का साहित्य हिंदी कविता का वो बिंदु है जहां हृदय की सूक्ष्मता और बुद्धि की गरिमा का मिलन होता है, जो इसे आधुनिक हिंदी साहित्य का सबसे समृद्ध और भावात्मक युग बनाता है। प्रश्न 85। छायावाद शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। छायावाद शब्द हिंदी साहित्य के उस कालखंड को इंगित करता है जहां कविता के प्रति दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और वो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर अग्रसर हुई। शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडेय ने किया था, लेकिन इसे व्यापक अर्थों में प्रतिपादित करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारे वाजपेयी को जाता है। इसके अर्थ को दो प्रमुख दृष्टियों से समझा जा सकता है। 1. कविता के प्रति नवीन दृष्टिकोण। साहित्यिक दृष्टि से छायावाद का अर्थ है जहां कवि प्रकृति या मानवीय अनुभूतियों पर किसी अज्ञात प्रिय की छाया का अनुभव करता है। यह लौकिक सौंदर्य के पीछे छिपे अलौकिक और सूक्ष्म सौंदर्य को खोजने की प्रक्रिया है। जहां अभिव्यक्ति में छाया के समान सूक्ष्मता और अस्पष्टता हो, वही छायावाद है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। 2. प्रकृति और आत्मा का मिलन। इसका अर्थ है प्रकृति के प्रति एक नया प्रेम। छायावादी कवि प्रकृति को जड़ नहीं मानता, बल्कि उसे मानवीय संवेदनाओं के प्रतिबिंब के रूप में देखता है। कवि का मन जब प्रकृति के साथ एकरूप हो जाता है तो वहां छाया जैसा भावात्मक संबंध बनता है। प्रकृति के अंक में आत्मा की छाया का दर्शन ही छायावाद है। छायावाद। नामवर सिंह। 3. छाया का लाक्षणिक अर्थ। छायावाद शब्द में छाया का अर्थ किसी वस्तु का प्रतिबिंब मात्र नहीं है, बल्कि यह एक लाक्षणिक अर्थ है। यह अभिव्यंजना की उस शैली को दर्शाता है जिसमें बात को सीधे न कहकर संकेतों, प्रतीकों और कल्पना के माध्यम से सूक्ष्मता के साथ कहा जाता है। छायावाद अभिव्यंजना की एक सूक्ष्म और लाक्षणिक पद्धति है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। रामस्वरूप चतुर्वेदी। 4. द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में छायावाद का अर्थ द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, वर्णनात्मकता और उपदेशात्मकता के विरुद्ध एक विद्रोह भी है। यह स्थूलता को छोड़कर अंतर्मुखी होने और सेल्फ की खोज करने का नाम है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद। डॉक्टर नगेंद्र। निष्कर्षतः छायावाद शब्द केवल एक नाम नहीं, बल्कि हिंदी कविता के उस वैचारिक और भावात्मक विस्तार का प्रतीक है जहां कवि की कल्पना ने बाह्य जगत को छोड़कर हृदय के आंतरिक और सूक्ष्म सौंदर्य को अपनी अभिव्यक्ति का केंद्र बनाया। प्रश्न 86। छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत पर विचार कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा, किंतु उनका दृष्टिकोण इसे लेकर काफी विवादास्पद और आलोचनात्मक रहा। छायावाद का अर्थ और परिभाषा। शुक्ल जी ने छायावाद को व्यंग्य और अमूर्तन के रूप में देखा। उनके अनुसार जहां कविता में शैली की सूक्ष्मता और लाक्षणिकता अधिक हो, वो छायावाद है। उन्होंने इसे एक अभिव्यंजना पद्धति मात्र माना। जहां अभिव्यक्ति में छाया के समान सूक्ष्मता और अस्पष्टता हो, वही छायावाद है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। रहस्यवाद का आरोप। शुक्ल जी छायावाद और रहस्यवाद को प्रायः एक ही अर्थ में देखते थे। उन्होंने छायावाद को ईसाई मत के फादर की पद्धति से जोड़कर देखा, जहां अज्ञात प्रियतम के प्रति जिज्ञासा और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। वे इसे भारतीय काव्य परंपरा के भक्ति काल की पुनरावृत्ति मात्र मानते थे। छायावाद का संबंध रहस्यवाद से अभिन्न है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। शुक्ल जी के अनुसार छायावाद द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता और स्थूल वर्णनात्मकता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने स्वीकार किया कि कविता का स्थूल जगत से निकलकर हृदय के सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना एक बड़ी प्रगति थी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नगेंद्र के मत के संदर्भ में सौंदर्य बोध की प्रशंसा और आलोचना। शुक्ल जी ने छायावादी कवियों की प्रकृति चित्रण और लाक्षणिक सौंदर्य की प्रशंसा तो की,
किंतु उनके द्वारा अपनाई गई अस्पष्टता और रहस्यात्मक भाषा के प्रति वे सदैव कठोर रहे। उन्हें लगा कि छायावाद में अर्थ की स्पष्टता का अभाव है। अस्पष्टता ही छायावाद की सबसे बड़ी सीमा है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को अनियत मानना। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को कोई स्वतंत्र या पूर्ण विकसित काव्यधारा मानने के बजाय इसे अनियत, इंडेफिनिट और अस्थायी माना। उनके अनुसार ये तत्कालीन कवियों की व्यक्तिगत रुचि का परिणाम था, न कि किसी बड़े वैचारिक आंदोलन का। छायावाद का स्वरूप अनिश्चित और व्यक्तिनिष्ठ है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्षतः आचार्य शुक्ल का मत छायावाद के प्रति कठोर होने के बावजूद ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने छायावाद को केवल अभिव्यंजना की शैली मानकर इसके वैचारिक और दार्शनिक आधार को नकार दिया, जिससे बाद के आलोचकों जैसे नामवर सिंह, नंददुलारे वाजपेयी ने असहमति व्यक्त की। प्रश्न 88। छायावाद पर नंददुलारे वाजपेयी के मत पर चर्चा कीजिए। नंददुलारे वाजपेयी छायावाद के सबसे प्रबल। प्रश्न 87। छायावाद के संबंध में आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी का मत छायावाद गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण है और पर चर्चा कीजिए। शांतिप्रिय द्विवेदी का ये कथन अत्यंत विचारोत्तेजक है, जो छायावाद की वैयक्तिकता और उसकी मानवतावादी चेतना को गांधीवादी विचारधारा के संदर्भ में देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। गांधीवाद और छायावाद का वैचारिक साम्य। गांधीवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया गया है। ठीक वैसे ही छायावादी कविता का मूल आधार भी स्व की खोज और आत्मा की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार गांधीजी ने मनुष्य के अंतर्मन को बदलने पर जोर दिया, छायावादी कवियों ने भी कविता को हृदय के सूक्ष्म धरातल पर प्रतिष्ठित किया। आत्मा की पुकार ही साहित्य और सत्याग्रह का मूल आधार है। शांतिप्रिय द्विवेदी। मानवतावाद और सहानुभूति। गांधीजी का दर्शन मानवतावादी है, जिसमें दलित, शोषित और उपेक्षितों के प्रति करुणा का भाव प्रमुख है। छायावाद में भी प्रकृति, पशु पक्षी और शोषित मानव के प्रति जो गहरा संवेदना बोध दिखाई देता है, वह उसी करुणा का साहित्यिक विस्तार है। गांधी की करुणा छायावाद की कविता में मूर्तिमान होती है। शांतिप्रिय द्विवेदी। स्वदेशी और अस्मिता का बोध। गांधीवाद का स्वदेशी का नारा भारतीय अस्मिता को जगाने वाला था। छायावाद ने भी विदेशी, अंग्रेजी काव्य पद्धतियों को पूरी तरह स्वीकार न करके भारतीय संस्कृति, दर्शन और उपनिषदों की दार्शनिकता को अपना आधार बनाया, जो उनकी अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। छायावाद साहित्य के क्षेत्र में भारतीयता का पुनर्जागरण है। शांतिप्रिय द्विवेदी। अहिंसा और प्रेम की शक्ति। गांधीजी का अहिंसा का सिद्धांत प्रेम की शक्ति पर आधारित था। छायावादी कविता में भी जो प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, वह कामुक या दैहिक न होकर उदात्त, सात्विक और आध्यात्मिक है। वो द्वेष को प्रेम से जीतने की उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे गांधीजी ने सत्याग्रह कहा। छायावाद का प्रेम गांधी की अहिंसा का ही भावात्मक रूप है। शांतिप्रिय द्विवेदी। सीमाएं और भिन्नता। यद्यपि शांतिप्रिय द्विवेदी का यह मत छायावाद की वैचारिक गहराई को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। छायावाद में एक रहस्यवाद और वैयक्तिक विलासिता भी है, जो गांधी के कठोर और व्यावहारिक जीवन दर्शन से मेल नहीं खाती। गांधीजी जहां प्रत्यक्ष कर्म पर बल देते थे, वहीं छायावादी कवि भावुकता के लोक में विचरण करते थे। छायावाद और गांधीवाद का मिलन केवल चेतना के स्तर पर है, कर्म के स्तर पर नहीं। आधुनिक हिंदी साहित्य। नामवर सिंह। निष्कर्षतः शांतिप्रिय द्विवेदी का ये कथन छायावाद को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक उपकरण है। यह सिद्ध करता है कि छायावाद केवल कुछ कवियों की कल्पना क्रीड़ा नहीं, बल्कि उस युग की राष्ट्रीय और मानवीय चेतना का ही एक साहित्यिक प्रतिरूप था, जो गांधीवादी विचारधारा से गहरे अर्थों में प्रभावित था। प्रश्न 88। छायावाद पर नंददुलारे वाजपेयी के मत पर चर्चा कीजिए। नंददुलारे वाजपेयी छायावाद के सबसे प्रबल समर्थक और समर्थ आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने आचार्य शुक्ल के विपरीत छायावाद को एक स्वतंत्र, सशक्त और गौरवपूर्ण काव्यधारा के रूप में स्थापित किया। छायावाद को स्वच्छंदतावाद का विस्तार मानना। वाजपेयी जी ने छायावाद को अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद से जोड़कर देखा। उनके अनुसार ये हिंदी में व्यक्तिगत भावबोध और कल्पना की वही लहर थी, जिसने कवियों को बंद नियमों से मुक्त कर सृजन की पूरी स्वतंत्रता दी। छायावाद हिंदी साहित्य में स्वच्छता और मुक्त अभिव्यक्ति का नया दौर था। आधुनिक साहित्य। नंददुलारे वाजपेयी। मानवतावाद का आधार। शुक्ल जी जहां छायावाद को केवल अभिव्यंजना पद्धति मानते थे, वहीं वाजपेयी जी ने इसे मानवतावाद का एक रूप माना। उन्होंने तर्क दिया कि छायावादी कवियों का प्रकृति प्रेम और रहस्यात्मकता वास्तव में मानव के प्रति गहरी संवेदना और विश्व प्रेम का ही विस्तार है। छायावाद मानवीय संवेदनाओं की उदात्त अभिव्यक्ति है।
जयशंकर प्रसाद नंददुलारे वाजपेयी। स्वच्छंदतावादी दृष्टि का समर्थन। वाजपेयी जी ने इस बात का कड़ा विरोध किया कि छायावाद केवल रहस्यवाद या ईसाई धर्म का प्रभाव है। उन्होंने इसे भारतीय उपनिषदों की आनंदवादी परंपरा और आधुनिक जीवन दृष्टि का सुंदर समन्वय बताया। उनके लिए छायावाद का अर्थ था आत्मा की स्वतंत्रता और सौंदर्य की खोज। छायावाद भारतीय दार्शनिकता और नवीन मानवता का संगम है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंददुलारे वाजपेयी। प्रसाद, निराला और पंत की महिमा का मंडन। वाजपेयी जी ने प्रसाद, निराला और पंत को छायावाद का ट्रियो मानकर उनके काव्य वैभव की भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने दिखाया कि कैसे इन कवियों ने भाषा की कोमलता, लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता के माध्यम से हिंदी कविता को एक वैश्विक स्तर प्रदान किया। छायावाद हिंदी काव्य की गरिमा का पुनरुत्थान है। कवि निराला नंददुलारे वाजपेयी। आलोचनात्मक दृष्टि का महत्व। नंददुलारे वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने छायावाद के प्रति फैली अस्पष्टता और रहस्यात्मकता की गलतफहमियों को दूर किया। उन्होंने इसे एक ऐसी साहित्यिक उपलब्धि माना जिस पर हिंदी साहित्य गर्व कर सकता है। छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आधुनिक साहित्य नंददुलारे वाजपेयी। निष्कर्षतः नंददुलारे वाजपेयी के मत ने छायावाद को आचार्य शुक्ल की संकुचित और आलोचनात्मक सीमाओं से बाहर निकालकर उसे एक स्वतंत्र दार्शनिक और मानवीय काव्यधारा के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिससे छायावाद का वास्तविक सौंदर्यबोध हिंदी जगत के सामने आया। प्रश्न 89। छायावाद और रहस्यवाद के बीच संबंध पर विचार कीजिए। छायावाद और रहस्यवाद के बीच का संबंध हिंदी साहित्य की एक अत्यंत सूक्ष्म और पेचीदा बहस रही है। जहां छायावाद काव्य की एक व्यापक प्रवृत्ति है, वहीं रहस्यवाद उसका एक दार्शनिक अंग माना जाता है। सह अस्तित्व और भिन्नता। छायावाद एक अभिव्यंजना पद्धति है, जबकि रहस्यवाद एक अनुभूति है। छायावादी कवियों में प्रकृति के प्रति प्रेम और सौंदर्य बोध प्रमुख है, जबकि रहस्यवादी कवि उसी सौंदर्य के पीछे किसी अलौकिक सत्ता या परमात्मा की छाया का अनुभव करता है। छायावाद जहां सौंदर्य की खोज है, रहस्यवाद वहीं उस सौंदर्य के पीछे छिपी ईश्वर की सत्ता का साक्षात्कार है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। रहस्यवाद का छायावाद में समावेश। छायावादी कवियों ने परमात्मा के प्रति अपनी जिज्ञासा, विरह और मिलन की तड़प को रहस्यवादी प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा का काव्य इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जहां आत्मा का परमात्मा के प्रति समर्पण ही मुख्य भाव है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। महादेवी वर्मा। प्रकृति और रहस्यवाद। छायावादी कवियों ने प्रकृति को एक सजीव सत्ता माना है। जब कवि को प्रकृति के कण कण में परमात्मा का वास दिखाई देता है, तो वह प्रकृति रहस्यवाद बन जाता है। यहाँ प्रकृति माया न होकर ईश्वर की अभिव्यक्ति बन जाती है। कण कण में है व्याप्त वही जो निराकार है। जयशंकर प्रसाद। आचार्य शुक्ल का मत और विरोध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद को एक ही अर्थ में देखा। उन्होंने छायावाद को ईसाई धर्म के रहस्यवाद से जोड़कर आलोचना की, जिसे नंददुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह जैसे आलोचकों ने नकारा। उनका तर्क था कि छायावाद केवल रहस्यवाद नहीं है, इसमें मानवीय प्रेम, राष्ट्रप्रेम और प्रकृति का स्वतंत्र सौंदर्य बोध भी समाहित है। छायावाद को केवल रहस्यवाद मानना उसकी व्यापकता को सीमित करना है। आधुनिक साहित्य। नंददुलारे वाजपेयी। दार्शनिक आधार। छायावाद में भारतीय उपनिषदों के अद्वैतवाद और आनंदवाद का गहरा प्रभाव है, जो रहस्यवाद का पोषक है। छायावादी कवि यह मानता है कि बाह्य जगत की सुंदरता के पीछे कोई अनजान प्रियतम है, जिसे पाना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। अज्ञात प्रियतम के प्रति जिज्ञासा ही रहस्यवाद की जननी है। छायावाद। नामवर सिंह। निष्कर्षतः छायावाद और रहस्यवाद एक दूसरे के पूरक हैं। जहां छायावाद कविता को कोमलता और चित्रमयता प्रदान करता है, वहीं रहस्यवाद उसे दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। वे एक दूसरे से भिन्न होकर भी एक ही भावधारा के दो सोपान हैं। प्रश्न 90। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र के इस मत की व्याख्या कीजिए। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन छायावाद की आत्मा को समझने के लिए सबसे सटीक और संक्षिप्त सूत्र है। ये व्याख्या छायावाद के उदय और उसके वैचारिक धरातल को स्पष्ट करती है। स्थूल का अर्थ द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता। डॉक्टर नगेंद्र यहाँ स्थूल से तात्पर्य द्विवेदी युगीन कविता से लेते हैं। उस काल की कविता इतिवृत्तात्मक, वर्णनात्मक, उपदेशात्मक और वस्तुनिष्ठ थी। उसमें भावनाओं की सूक्ष्मता के स्थान पर सामाजिक उपदेशों, नैतिकताओं और बाह्य घटनाओं का वर्णन अधिक था। ये स्थूलता कविता को शुष्क और नीरस बना रही थी।
विशेषता: घटना प्रधान, उपदेशात्मक और सीधी सपाट भाषा। सूक्ष्म का अर्थ: छायावादी चेतना। सूक्ष्म से तात्पर्य छायावाद की वैयक्तिक, भावात्मक, रहस्यात्मक और अंतर्मुखी दृष्टि से है। यहाँ कवि का ध्यान बाहर की घटनाओं से हटकर अपने भीतर अंतर्मन की अनुभूतियों, कल्पनाओं और सूक्ष्म सौंदर्य की खोज पर केंद्रित हो गया। विशेषता: भाव प्रधान, कल्पनाशील, लाक्षणिक और रहस्यात्मक। विद्रोह का स्वरूप: विद्रोह शब्द का यहाँ अर्थ हिंसा या विनाश नहीं, बल्कि एक वैचारिक और शैलीगत परिवर्तन है। छायावादी कवियों ने महसूस किया कि मनुष्य का जीवन केवल बाहर की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि उसके मन में चलने वाली सूक्ष्म तरंगों का एक संसार भी है। परिवर्तन: कवियों ने द्विवेदी युग के कड़े अनुशासन, नैतिकता और उपदेशों को चुनौती दी। उन्होंने कविता को समाज के कठोर शिकंजे से निकालकर व्यक्ति के कोमल हृदय में प्रतिष्ठित किया। तर्क और विश्लेषण: डॉक्टर नगेंद्र का ये मत ये सिद्ध करता है कि छायावाद कोई अचानक आई लहर नहीं थी, बल्कि ये साहित्य में स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली एक विकासवादी प्रक्रिया थी। अंतर्मुखता: छायावाद ने मनुष्य को स्वयं के भीतर झांकने का अवसर दिया। प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति का जैसा सूक्ष्म चित्रण छायावाद में मिलता है, वो पूर्ववर्ती साहित्य में दुर्लभ था। लाक्षणिकता: भाषा के स्तर पर भी ये विद्रोह स्पष्ट था। सीधे सपाट शब्दों, अभिधा के स्थान पर प्रतीकों और लक्षणों का प्रयोग किया गया, जो सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए अधिक समर्थ थे। निष्कर्ष: डॉक्टर नगेंद्र का यह मत छायावाद के प्रति व्यापक दृष्टि प्रदान करता है। यह स्पष्ट करता है कि छायावाद स्थूल, बाह्य जगत इतिवृत्तात्मकता को त्याग कर सूक्ष्म, आंतरिक जगत भावुकता की ओर बढ़ने की एक क्रमिक और क्रांतिकारी यात्रा थी, जिसने आधुनिक हिंदी कविता को सौंदर्य और संवेदना का नया आकाश प्रदान किया।